तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 20वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। हरिहर का घर कोई अच्छा नहीं है। नीचे की मंजिल के सीले हुए 2 कमरे हैं। दिन में भी इतना अंधेरा बना रहता है कि एकाएक बाहर से कोई आ जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सर्वजया कभी ऐसी जगह में नहीं रही। उसका देहाती घर पुराना होने पर भी उसमें धूप और हवा के आने जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे और जंगले बने हुए थे। पुराने जमाने की ऊंची कुर्सी का मकान था। हर समय सूखा बना रहता था। इस घर की सील और अंधेरे में सर्वजया के सिर में दर्द होता है। अपू तो बिल्कुल ही घर में नहीं रहता था। सूर्य किरण से पुष्ट नए पौधे की तरह उसका मुंह तो हर समय रोशनी की ही तरफ रहता था। वह निश्चिंतपुर के खुले मैदान तथा नदी किनारे की रोशनी और हवा में बड़ा हुआ था। इस कारण बंद कमरे के अंधेरे में वह हाफ उठता। वह एक क्षण भी वहां टिक नहीं पाता था। उसे काशी से कुछ निराशा हुई थी। यहाँ बड़े बड़े घर और हवेलियां जरूर है, पर यहाँ जंगल नहीं है। संध्या की ओर एक दिन कथावाचक महोदय हरिहर के घर पर आए। इधर उधर की बातचीत के बाद बोले, मैं आपके लड़के को नहीं देख रहा हूँ। हरिहर बोला, कहीं खेलने गया होगा, शायद घाट पर गया हो। कथावाचक महोदय दुपट्टे के किनारे में बंधी किसी चीज को खोलते हुए बोले, आपके लड़के के साथ मेरा परिचय हुआ। उस दिन मैंने घाट के पास उसे बुलाकर उससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि कौड़ी खेलना उसे बहुत पसंद है। मुझे किसी ने व्रत के सीधे में समुद्र की 2 कौड़ियाँ दी है। सोचा कि अपू को दे आऊँ, तो आप रख लीजिए, आने पर उसे दे दीजिएगा। अगहन के अंत की ओर अपू ने अपने पिताजी से कहा कि मैं स्कूल में भर्ती होना चाहता हूँ। बोला, पिताजी सभी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूंगा। गली के मोड़ से कुछ आगे एक अच्छा सा स्कूल है। हरिहर ने लड़के को स्कूल में भर्ती कर दिया। यद्यपि छात्रवृत्ति का पाठ्यक्रम था, फिर भी अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी। प्रसन्न गुरुजी की पाठशाला छोड़ने के बाद 5 साल हो गए थे। अब वह फिर स्कूल में दाखिल हो गया। माघ महीने के बीचों बीच कथावाचक महोदय देसी कागज का एक टुकड़ा हाथ में लाकर हरिहर के पास आकर बोले, देखिए तो महाशय, ऐसा लिखा जाए तो काम बनेगा। हरिहर ने पढ़कर देखा कि काशी के श्री राम गोपाल चक्रवर्ती नाम के किसी व्यक्ति ने कथावाचक महोदय के नाम अपने गांव की 10 बीघे जमीन का दान पत्र लिखा है। अमुक व्यक्ति गवाह है। स्थान दशवशमेध घाट और अमुक तारीख। कथावाचक महोदय ने बताया, मामला यह है कि हमारे देहात में कुमरे गांव के राम गोपाल चक्रवर्ती बड़े पंडित थे। मरने से 1 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा, रामधन, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ कि तुम्हें 10 बीघा जमीन दे दूँ, ले तो लोगे ना? तो मैंने सोचा कि अच्छे ब्राह्मण हैं, दान देना चाहते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। उन्होंने मुंह जबानी जमीन मुझे दे दी। वहीं मामला खत्म हो गया। मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रहना तो काशी में था। फिर वहाँ जमीन लेकर क्या करता। इसके बाद चक्रवर्ती परलोक सिधार गए। दान मुंह जबानी रह गया। इतने दिनों बाद फिर सोच रहा हूँ कि घर लौटूंगा तो लड़के बाले ना हुए तो फिर क्या जिंदगी रही। आपसे छिपाना क्या है। भूखो रह रहकर 300 रुपये जोड़ लिए हैं। 100 रुपये और मिल जाएं तो क्षेत्रीय कुल की लड़की मिल सकती है। सो ऐसा अगर होना ही है तो जमीन भी काम में आएगी। मैंने सोचा, दान तो जबानी किया था, उसे भला चक्रवर्ती महाशय के लड़के क्यों मानने लगे। इसलिए सोच विचार कर यह दस्तावेज तैयार किया है। लिखावट मेरी है, दस्तखत भी मेरे ही हैं। जो 2 गवाह हैं वे भी बनावटी हैं। अब देखूं, अगर उनके लड़के माने तो जाकर कहूंगा कि तुम लोगों के पिताजी ने जमीन दान दी है। उठते समय कथावाचक महोदय ने कहा, अच्छी बात याद आई। मंगलवार माघी पूर्णिमा के दिन मैं आपके लड़के के को साथ में लेकर टमटार के राजा के ठाकुरद्वारे में जाऊंगा। मान मंदिर से लगा हुआ है। संध्या के बाद हर साल ब्रह्मभोज होता है। कुछ गर्व के साथ बोला, मुझे एक न्योते की चिट्ठी बराबर आती है। खूब अच्छा खाता पिलाता है तो ठीक रहा। उस दिन मैं लड़के को ले जाऊंगा। माघी पूर्णिमा के दिन कुछ रात रहते से रास्ते में स्नान यात्रियों की भीड़ देखकर सर्वजया दंग रह गई। लोग, पुरुष और स्त्रियां गोल बांधकर जय विश्वनाथ जी की जय, बम बोला, बम बम आदि कहते हुए भयंकर जाड़े की उपेक्षा करके स्नान के लिए चले थे। जरा दिन चढ़ने पर सर्वजया भी पंजाबी महिला के साथ नहान के लिए चली। गंगा का पानी, सीढ़ियां, मंदिर, रास्ते सब उत्सव के वस्त्रों से सज्जित नर नारियों से भरे हुए थे। पानी में उतरना एक मुसीबत हो गई। षष्ठी देवी के मंदिर में लाल झंडा लहरा रहा था। संध्या के पहले कथावाचक महोदय अपू को लेने आए। सर्वजया बोली, भेज दो।
उनका कोई है तो नहीं, इसलिए अपू को से कुछ स्नेह हो गया है। घाट पर बुलाकर उसके साथ बातचीत करते हैं। एक दिन शायद पपीता भी खरीद कर खिलाया था, भेज दो। अपू पहले कथावाचक महोदय के साथ उनके ठिके पर गया। खपरेल की छत थी। मिट्टी की दीवार पर कई जगह खरिया मिट्टी से इस प्रकार के हिसाब लिखे थे। सियरसोल की रानी के घर भागवत पाठ 4 रुपये। मुस्मात कुंता के ठाकर द्वारे पर बही 3 रुपये। धारक लाल जी दुबे की एक दिन की खुराक 1 रुपये। कोई खास सामान नहीं था। एक पतली सी चौकी बिछी थी। टीन का एक छोटा सा बक्सा था। रस्सी की एक अरगनी, एक जोड़ा खड़ाऊं, दीवार में कील पर कमल गट्टे की एक बड़ी सी माला लटकी हुई थी। कथावाचक ने कहा, संतरा खाओगे? अपू ने हामी भरते हुए कहा, आपके पास है? ना जाने क्यों कथावाचक से उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा था। उसने संतरा छीलते हुए कहा, इस समय कहिए ना। कथावाचक ने गाकर कहा, पर अपू को ऐसा लगा कि उसके पिता इससे ज़्यादा अच्छी तरह कहते हैं। कथावाचक का गला बहुत मोटा है। अपने घर ले जाने के लिए कथावाचक ने मिट्टी और पत्थर की बहुत सी फुटकर चीज़ें, गुड़ी, खिलौने, शिवलिंग, मालाएं, लकड़ी की कंघियाँ सजो रखी थी। अपू को दिखाते हुए बोले, काशी की चीज़ें हैं। लोग पूछेंगे क्या लाए हो, सो इन्हें ले जा रहा हूँ। बहुत सी पतली गलियां पार करते हुए एक अंधेरे मकान के दरवाजे के सामने कथावाचक जी खड़े हुए। दरवाज़ा बहुत नीचा था। किसी तरह कथावाचक के साथ उसके अंदर पहुंचकर उसको ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ कोई नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ था। कथावाचक ने एक बार खांसा तो इस पर आंगन की चारपाई पर लेटे हुए किसी आदमी की नींद खुल गई। उसने मोटी आवाज में हिंदी में कुछ पूछा, जो अपू को समझ में नहीं आया। कथावाचक ने अपना परिचय बताया। फिर भी ऐसा मालूम हुआ कि वह उसे ना तो पहचानता था और ना इस समय उसके आने की आशा ही करता था। बाद में वह आदमी कुछ झुंझलाकर किसी से कुछ पूछने गया, पर उसके लौटने में इतनी देर होने लगी कि अपू को ऐसा मालूम हुआ कि वह अभी लौटकर कहेगा, तुम लोगों का न्योता नहीं है, यहाँ से चलते बनो, जो कुछ हो। लगभग 15 मिनट बाद उस आदमी ने आंगन के एक कोने में आधे अंधेरे में पत्तल बिछा दिया। पीतल के मोटे लोटे में पानी रख दिया गया। कथावाचक मानो कुछ डरते डरते आसन पर जाकर बैठ गए। राजा का घर है, पता नहीं क्या खिलाए। बड़े आग्रह के साथ लगभग और भी 20 मिनट पत्तल बिछाकर बैठा रहा, पर किसी का पता ही नहीं लगा। जब अपू के मन में यह संदेह हो रहा था कि शायद न्योता ना होगा, तब परोसने वाला आदमी रंगमंच पर प्रकट हुआ। आटे की मोटी मोटी पूड़ियाँ और बिना स्वाद की बैगन की तरकारी, अंत में बड़े बड़े लड्डू। अपने लड्डू दांत से तोड़ना चाहा, पर मुश्किल से फूटा। कथावाचक महोदय ने मांग मांग कर 10-12 मोटी पूड़ियाँ खाईं। बीच में अपू की तरफ देखकर कहते जाते थे, बेटा शर्म नहीं करते? बहुत अच्छा खाना है ना, लड्डू बड़े सुंदर है ना, अभी दांत ठीक है, खूब मज़े से चबा लेता हूँ। 100 साल एक साथ रहने पर भी संभव है कि दो आदमियों में हृदय की लेन देन ना हो, बशर्ते किसी विशेष घटना के कारण एक दूसरे के हृदय के द्वार को खोलने में समर्थ ना हो जाए। अपू ने बच्चा होते हुए भी यह समझ लिया था कि इस न्योते में बहुत ही अनादर और हेटी हुई। इसके बाद भी जब इस खाने की तारीफ सुनी और खुशी प्रकट करते हुए देखा तो अपू का दिल हिल गया। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कथावाचक महोदय बड़े ही नदीदे हैं। उसने समझ लिया कि इस अभागे को कभी कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए इन लड्डुओं को भी इतने चाव से खा रहा है। माँ से कहकर इसे एक दिन घर में न्योता देकर खिलाना चाहिए। करुणा प्यार का सबसे मूल्यवान उपकरण है। उसकी चिनाई बड़ी पक्की होती है। उसके शिशु मन पर इस परदेसी 2 दिन परिचित पूर्व बंगाली कथावाचक का स्थान अपनी दीदी और गुलकी के साथ ही हो गया। वह सिर्फ इसलिए कि लड्डू खाने के लिए इतना अजीब आग्रह दिखलाया। इसके थोड़े ही दिनों बाद कथावाचक बंगाल लौट गया। कथावाचक के अतिशय अनुरोध के कारण हरिहर अपू को साथ लेकर राजघाट स्टेशन पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने गया। हरिहर को याद पड़ा कि आज से 22 साल पहले वह जिस बात को करने घर लौटा था, आज वह व्यक्ति उसकी इस समय की उम्र में 8 साल अधिक उम्र का होते हुए भी उसी बात को यानी गृहस्थी शुरू करने के लिए चला है। इसलिए उसे लगा कि उसकी भी उम्र कोई अधिक नहीं है, अब भी वह कोई काम करना चाहे तो कर सकता है। गाड़ी छूट जाने पर अपू की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे के हृदय में कई बार अधिक उम्र के व्यक्ति पर भी प्रेम हो जाता है। वह दुर्लभ है, इसलिए उसका मूल्य भी बहुत है। माघ महीने के अंत की ओर एक दिन हरिहर एकाएक घर में घुसकर ही आंगन के किनारे बैठ गया। सर्वजया कुछ कर रही थी। जल्दी से काम छोड़कर उठाई। क्या मामला है, ऐसे क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है?
पर पति के मुंह की ओर देखकर उसकी बात मुंह में ही रह गई। हरिहर की दोनों आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। दाहिना हाथ थरथर कांप रहा था। सर्वजया ने हाथ पकड़कर ऊपर उठाया तो उसने खोए हुए की तरह कहा, मुन्ना कहाँ है? सर्वजया ने शरीर पर हाथ रखकर देखा तो बुखार के मारे बदन जल रहा था। उसने सावधानी से उसे कमरे में ले जाकर बिस्तरे पर लेटा दिया। बोली, अपू आ रहा है, उसे ऊपर के नंद बाबू शायद बुलाकर गुदौलिये के मोड़ पर अपनी दुकान में ले गए हैं। अपू दुकान में नहीं गया था। नंद बाबू के कमरे के सामने छत पर बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था। 1 महीने से नंद बाबू के साथ अपू का परिचय घनिष्ठ हो गया था। नंद बाबू की कितनी उम्र थी यह अपू को नहीं मालूम था, पर वह उसके पिता से छोटा मालूम होता था। उसने नंद बाबू के कमरे में कई पुस्तकों को ढूंढ निकाला था। जब नंद बाबू घर पर रहते हैं तो वह पुस्तक लेकर छत पर बैठता है, पर डरता है कि कहीं नंद बाबू पुस्तक न छीन ले। एक दिन ऐसा ही हुआ था। छत के एक कोने पर धूप में बैठकर अपू किताब पढ़ रहा था। इतने में नंद बाबू घर के अंदर कुछ खोजने आए। उसे देखकर डांटते हुए बोले, रख रख दे, बस बैठे बैठे और कोई काम नहीं है, पढ़ता रहता है। कहाँ की चीज़ कहाँ रख देता है, काम के वक्त खोजे ना मिलती है। चल रख दे किताब, भाग जा। वह तो घर की किसी और चीज़ को छूता ही नहीं था, फिर इस तरह डांटने की क्या जरूरत थी। तब से वह डरते डरते किताब लेता है। नंद बाबू संध्या समय मांग निकाल अच्छा कुर्ता पहन शीशी में कोई खुशबू लगाकर घूमने जाते हैं। उन्होंने अपू पर एक दिन वह खुशबू छिड़क दी। अच्छी खासी भीनी खुशबू है। वह पहले पहल संध्या के बाद नंद बाबू के कमरे में पढ़ने जाता था, पर संध्या के बाद नंद बाबू अलमारी से एक बोतल निकालकर उसमें से लाल सी एक दवा पीते हैं। एक दिन अपू उनके कमरे में उस समय जा पड़ा जब वे दवा पी रहे थे। इस पर उसे बहुत डांट पड़ी थी। नंद बाबू के कमरे में जाने की सीढ़ी दूसरी तरफ से है। एक दिन क्या हुआ कि अपू एकाएक रात में उस कमरे में पहुंच गया तो उसने देखा कोई अपरिचित स्त्री कमरे में बैठी है। उस समय नंद बाबू ने अपू से कहा था, अपू इस समय तुम जाओ, ये मेरी साली है, मुझे देखने आई है, अभी चली जाएगी। लौटते हुए उसने सुना नंद बाबू साली से कह रहे थे, ये हमारे नीचे के किराएदार का लड़का है, इसे कुछ समझ बमझ नहीं है। नंद बाबू अक्सर उससे उसकी माँ की बात पूछा करते। एक दिन बोले, जाकर अपनी माँ से कहकर मेरे लिए पान तो ले आ, मेरा नौकर पान नहीं लगा पाता। अपू कई बार माँ से मचल जाता है और ऊपर के लिए पान लगाकर ले जाता है। नंद बाबू जब तब कहते हैं, तुम्हारी माँ मेरे संबंध में कुछ कहती है? अपू घर जाकर माँ से कहता है, नंद बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं, रोज़ तुम्हारी बात पूछते हैं। मेरी बात क्या पूछता है? कह रहा था कि अपनी माँ से कहना मैं उनकी बात पूछा करता हूँ और अच्छा आदमी हूँ। पूछने दो। तू पाजी लड़का है, ऊपर इतना क्यों जाता है? शाम के समय ऊपर बैठकर क्या करता रहता है? हरिहर का बुखार कुछ कम हुआ। अपू स्कूल से आकर पुस्तकें रख रहा था। पैर की आहट पाकर हरिहर ने पूछा, मुन्ना आओ जरा बैठो। अपू बैठकर स्कूल की बातें करने लगा। वह हंसकर धीमी आवाज़ में कहने लगा, स्कूल जाते हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए, पर इसी बीच में स्कूल के सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं। नित्य फर्स्ट की जगह पर बैठता हूँ। अब स्कूल की हमारी कक्षा में हर दूसरे महीने एक पत्र निकला करेगा। मुझे भी पत्र के संचालकों में रखा है। पत्र निकलने पर दिखाऊंगा। हरिहर के हृदय में ममता और वेदना के कारण खलबली मच जाती है। अपू ने एक पत्र निकालकर कहा, यह मैंने एक लेख लिखा है। पत्र वालों ने कहा है कि छापेंगे, पर उन लोगों ने कहा है कि जो लोग 2 रुपये चंदा देंगे उन्हीं का लेख छपेगा। पिताजी 2 रुपये दोगे? हरिहर ने लड़के के हाथ में से उसका लेख पढ़ना शुरू किया। उसे यह पता नहीं था कि लड़का लिखता भी है। राजकुमार के आखेट की कहानी अच्छी खासी लिखी थी। हरिहर खुशी के मारे तकिए के सहारे उठकर बैठते हुए बोला, मुन्ना तूने लिखी है? मैंने तो और भी कितनी चीज़ें लिखी हैं, भूत प्रेत की कहानी, राजकुमार की कहानी। घर पर रहते समय रानी दीदी की कॉपी में कितनी ही चीज़ें लिख देता था। सर्वजया ने कहानी सुनने में आग्रह इसलिए नहीं दिखाया कि रुपए की बात आ गई। बीमार पड़े हैं, इस हालत में जो थोड़ा बहुत है उससे घर का खर्च ही नहीं चलता। कोई ज़रूरत नहीं है पत्र में लेख छपाने की। हरिहर ने समझा बुझाकर रुपए दिलवाए। बोले, अजी दे दो, मुन्ने का लेख छप जाए, बीमारी ठीक होते ही ठाकुर द्वारे का भागवत पाठ तो है ही, उसे 10 रुपये मिल जाएंगे। 2 दिन बाद अपू ने निराश होकर लाल लाल होठ फुलाकर पिता से चुपके से कहा, काम नहीं बना, छापे खाने वालों ने अधिक दाम मांगे हैं, इसलिए आज स्कूल में कह दिया कि चंदा के 4 रुपये होंगे। लड़के को निराश देखकर हरिहर का दिल एक बार बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, मुन्ना देख तो बेटा, मेरी तेरी माँ किधर गई है? फिर तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकालकर बोला, चुपचाप उस छापे वाले लकड़ी के बक्से में से जिसमें मेरी कलमों का बंडल है खोल तो, कोने में देख कितने रुपए हैं।
इसके बाद हरियर सावधानी से बक्स खोलते हुए लड़के की तरफ ममता से देखने लगा। भोला भाला, एकदम भोला। उसका सुंदर चांद सा मुखड़ा उसकी माँ का ही मुखड़ा है, उसकी आंखें उसकी माँ की ही आंखें। जब हरियर नई नई शादी करके पत्नी को घर लाया था तो नई बहू सर्वजया के चेहरे पर जो हंसी रहती थी उस 11 साल के अपू के कलुषहीन चेहरे पर दिखाई पड़ती है। बिना कारण हरिहर का स्नेह समुद्र उद्वेलित होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। ओप्पू जैसे प्रथम वसंत की नई कोपल है। उसके मुखड़े पर जो आनंद रहता है वह प्रभात की नव अरुण आभा है। अपू ने चुपके से पिता को दिखाते हुए कहा, पिताजी 4 रुपए है। हरिहर ने वक्त बेवक्त के लिए 4 रुपए को अपने बक्से में छिपा कर रखा है। सर्वजया को इनका पता नहीं, इसलिए वह निश्चिंत होकर बोल सका, बेटा रुपए ले जा, चंदा दे देना, पर माँ को ना बताना। अपू ने खुश होकर कहा, छप जाने पर तुम्हें दिखलाऊंगा। कहा है कि मेरा नाम भी छपेगा, इस सोमवार से अगले सोमवार को निकलेगा। अगले दिन सवेरे से हरिहर की बीमारी फिर बढ़ी। सर्वजया ने डरकर लड़के से कहा, जा नंद बाबू से कह दे आकर एक बार देख जाए। नंद बाबू ने देखकर कहा, पूर्व डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तुम अपनी माँ से कहो। शाम के समय नंद बाबू स्वयं ही एक डॉक्टर को साथ ले आए। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, ठंड मार गई है, ब्रांको निमोनिया है, अच्छी नर्सिंग चाहिए। नीचे के कमरे में इस तरह कोई रहता है? मुन्ना, तुम एक शीशी लेकर मेरे दवाखाने में आओ, मैं दवा दूंगा। अपू कई दिनों तक घाट से डॉक्टर की डिस्पेंसरी से दवा लाता रहा, पर खास फायदा नहीं मालूम हुआ। हरिहर दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगा। इधर जो थोड़े बहुत रुपए थे वे फीस और पथ्य में खर्च हो गए। डॉक्टर ने कहा, कम से कम सेर भर दूध और दूसरे फल ना खाने पर रोगी कमजोर हो जाएगा। उसने 3.5 रुपए दाम की एक विलायती भोजन की भी व्यवस्था की। प्रदेश था, एक बार कोई आकर हिम्मत बंधाए ऐसी भी संभावना नहीं थी। सर्वजया की आंखों में अंधेरा छा गया। इस विपत्ति में भी सर्वजया और एक नई मुसीबत में फंस गई। ऊपर की छत पर कोई खड़ा होकर देखे तो वहां से वह जगह दिखाई देती थी जहां सर्वजया रसोई करती थी। इससे पहले भी कई बार सर्वजया ने नंद बाबू को उसके रसोई घर की तरफ ताक झांक करते देखा है, पर हरिहर के बीमार पड़ने के बाद से नंद बाबू की शरारतें बहुत बढ़ गईं। तरह तरह के बहानों से वह 10-20 बार उसके कमरे में आते थे। पहले पहल वह अपू को बीच में रखकर बात करता, पर अब सीधे सीधे बात करने लगा। पहले पहल सर्वजया ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि विपत्ति के समय इस आदमी ने गैर होते हुए बड़ी सहायता की। यह सोचकर वह मनी मन कृतज्ञ थी, पर धीरे धीरे उसे ऐसा मालूम होने लगा कि कहीं कुछ दाल में काला है और ऐसी बात हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। नंद बाबू स्वयं पान के पत्ते खरीदकर सर्वजया के सामने रखते और कहता है, जिंदगी भर नौकरों का लगाया हुआ खाते खाते तबीयत उकता गई है, जरा आप पान लगाइए तो भाभी जी। इस पर भी सर्वजया ने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि इस प्रवासी स्वजन स्नेह वंचित व्यक्ति पर उसके मन में कुछ करुणा भी उत्पन्न हुई। पर आना जाना धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि वह भद्रता की सीमा लांघ गया। आजकल पान लाकर कहता है, भाभी जी पान तो ले लीजिए। मानो वह यह चाहता है कि सर्वजया पान उसके हाथ से ले ले। अपू तो पगला है, अक्सर घर पर उसका पता ही नहीं मिलता। उस कमरे में हरिहर बेसुध पड़ा है, अपू गायब। ठीक ऐसे ही मौके पर नंद बाबू रोगी देखने आता है। इधर इधर की बातों और बहानों से आधे घंटे से पहले टलता नहीं। कहता है, भाभी जी बिल्कुल आप चिंता न करें, मैं तो ऊपर रहता ही हूँ। अपू ना मिले तो आप सीढ़ी चढ़कर आवाज़ दीजिए। विपत्ति के समय सभी कुछ करना पड़ता है। जरा चूना तो लाइए, पान का डंठल नहीं है तो लाइए, उंगली में ही दे दीजिए। हरिहर को जो ही होश आता है वह लड़के के लिए व्याकुल हो जाता है। इधर उधर ताककर उसने महीन आवाज में कहा, लड़का कहाँ है? आ रहा होगा। लड़का जरा पास नहीं बैठता, शायद घाट पर गया है। जब लड़का घर पर आता है तो वह उससे कहती है, अपने पिता के पास भी नहीं जाता, उधर वे हैं मुन्ना मुन्ना करके पागल है। पर मुन्ना को कोई परवाह ही नहीं, चल पास बैठ। सिर पर और बदन के पर हाथ नहीं फेरते बनता। लड़का है तो क्या स्वर्ग में सीढ़ी लगवा देगा, चल बैठ। अपू झेप कर पिताजी के सिरहाने बैठता है, पर थोड़ी देर में बैठ मन ही मन सोचता है, कितनी देर बैठूं? खेलना है या घूमना नहीं है क्या? कड़ाके की सर्दी के कारण पैर ठिठुर जाते हैं, उसका मन छटपटाता है। वह एक ही छलांग में घाट पहुंच जाता है। जल की स्वच्छ धारा, निर्मल खुली हवा, अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़, पलटू, सुधीर, गुल्लू, पटल। रामनगर के राजा की मोरपंखी आज दिन 4 बजे रेस करने वाली है, फिर भी शर्मा शर्मी में संध्या तक निकल नहीं पाता। माँ के डर के मारे जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। एक दिन सवेरे सर्वजया ने लड़के से कहा, यह तो बता कि उस सफ़ेद मकान के बगल में कौन सा क्षेत्र है? मुझे नहीं मालूम। यहाँ आकर तूने एक दिन भी क्षेत्र में खाना नहीं खाया, पर काशी में आने पर क्षेत्र में खाना पड़ता है, यह तुझे नहीं मालूम? आज जाना वहाँ खा आ, देखा। काशी में आने पर क्षेत्र में क्यों खाना पड़ता है?
खाने पर सबाब होता है। आज घाट पर नहाकर उधर से खाते आना। दिन के 12 बजे अपू वहाँ से खाकर घर लौटा। उसकी माँ रसोई घर के बरामदे में बैठकर कटोरी में कुछ खा रही थी। उसे देखकर पहले उसने छिपाने की चेष्टा की, पर अपू बिल्कुल पास आ गया, इसलिए कहीं शक न पड़ जाए यह सोचकर उसने बहुत साधारण ढंग से कहने की चेष्टा की। खाया? कैसा खिलाया? माँ भीगी हुई अरहर की दाल खा रही थी। बिल्कुल रद्दी था। कुमड़े की कोई लईसी बनाई थी। बैठे बैठे परेशान होते रहे। बिल्कुल मैले कुचले कपड़े पहने हुए लोग वहाँ खाते हैं। मैं वहाँ अब नहीं खा जाने का। मुझे सवाब नहीं लेना। माँ यह क्या खा रही है? क्या तुम्हारा कोई व्रत है? क्या घर में खाना नहीं पका? आज तो मेरा कुलुई चंडी व्रत है, इसलिए भीगी हुई दाल खा रही हूँ। खाने में अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। उस जून तू भी भीगी दाल खाना। रात को भी चूल्हा नहीं चला। माँ बोली, अरहर की भीगी हुई दाल खाकर तो देख, बहुत अच्छी लगेगी। इस जून खाना नहीं पकाया, और तू खाता ही कितना है? दाल खा लेगा तो फिर तुझसे क्या खाया जाएगा? जरा सा तो पेट है। अगले दिन दोपहर के समय नंद बाबू ने अपू के हाथ में बहुत सारे पान देते हुए कहा, जा अपनी माँ से कह दे कि पान लगा दे। सर्वजया रोगी के कमरे के पास बैठकर पान लगा रही थी, और उधर नंद बाबू जूते चटर पटर करते हुए ऊपर से उतरे रोगी के कमरे में गया, और फिर वहां से फौरन ही सर्वजया जहां पान लगा रही थी वहीं पहुंचा। सारी रात जागकर सर्वजया ऊँघ रही थी। जूते की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि एकदम सामने नंद बाबू खड़ा है। नंद बाबू ने छूटते कहा, भाभी जी पान लगा ली। सर्वजय ने बिना कुछ कहे पान की गिलोरियों की तश्तरियों को सामने की ओर कर दिया। नंद बाबू ने एक पान मुंह में रखते हुए कहा, भाभी जी आपके पास में चूना बहुत कम रहता है, जरा हटो तो मैं ले लेता हूँ। पानदान सर्वजया की गोद के पास था। घर में कोई था नहीं। अपू कहीं गया हुआ था। बगल के कमरे में हरिहर दवा के असर से सो रहा था। ठीक दोपहरी में सन्नाटा छाया हुआ था। एकाएक सर्वजया को ऐसे लगा कि नंद बाबू चूना लेने के बहाने उसके बहुत पास आने की चेष्टा कर रहा है। वह एकाएक चीख कर पलक मारते ही कमरे से बाहर चली गई। उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। उसने उंगली से सीढ़ी दिखाकर तेजी के साथ कहा, अभी ऊपर चले जाइए, फिर कभी नीचे ना आइए। जो आप नीचे आए तो मैं सिर फोड़ लूंगी। आप क्यों आते? खबरदार फिर ना आइएगा। सर्वजया बुरी फंसी थी। परवास इस पर घर में रोगी, हाथ में कौड़ी नहीं, कहीं कोई जान पहचान का नहीं। लड़के की उम्र सिर्फ 11 वर्ष, सो भी बिल्कुल बुद्धू और सिलबिला। इधर यह उत्पात लगा रहता है। ऊपर वाली पंजाबी महिला नीचे बहुत कम आती थी। वह एक आध बार सर्वजया को ऊपर अपने कमरे में ले गई थी, पर 5-6 महीने काशी में रहने पर भी सर्वजया ना तो हिंदी बोल पाती थी और ना समझ पाती थी, इसलिए बातचीत बिल्कुल नहीं जमती थी। आज वह उसके पास जाकर नंद बाबू की सारी करतूत बताकर रोने लगी। पंजाबी महिला का नाम सूर्य कुमारी था। पति पत्नी दोनों ठेठ पंजाब के रहने वाले थे। पति रेल में ओवरसियर था। यद्यपि महिला की उम्र कम नहीं थी, पर देखने में से उसकी उम्र कम लगती थी। वह गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों तथा गठे हुए शरीर की थी। उसने सब कुछ सुनकर कहा, कोई डर की बात नहीं, आप चिंता ना करें। अगर कुछ बदमाशी की गल करे तो मुझे बतलाइएगा, मैं अपने पति से उसकी नाक कटवा दूंगी। ठीक दोपहर का समय था। कई रात जगने के बाद सर्वजया फर्श पर आंचल बिछाकर सो रही थी। उत्तर वाले कमरे के जंगले से धूप की एक पतली सी तख्ती छोटे से आंगन के तिरछी होकर पड़ रही थी। अपू ने मिट्टी के सकोरे में गेंदे के पौधे लगाए थे। 2-3 मामूली गेंदे के फूल लगे हुए थे। नीचे बिल्ली का एक बच्चा बैठा था। अपू पिताजी के बिस्तर के पास बैठा था। उसका पिता आज सवेरे से कुछ ठीक सा था। डॉक्टर ने कहा था कि शायद अब जीवन की आशा हो गई। रोगी पहले से ठीक होने पर भी इस समय पूरे होश में नहीं था। हरिहर ने एकाएक आंख खोलकर लड़की की ओर घूमकर कुछ कहा। अपू को ऐसा लगा कि पिताजी उसको पास आने के लिए कह रहे हैं। अपू पास गया तो हरिहर ने उसे अपने रोग जीर्ण दुबले हाथों से गले से लगा लिया और बड़ी देर तक घूरता रहा। अपू को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता की आंखों में ऐसी दृष्टि कभी नहीं देखी थी। रात 10 बजे के समय सोए हुए अपू की नींद किसी बात से खुल गई। घर में बहुत मध्यम रोशनी थी। माँ गहरी नींद में सो रही थी, पर पिताजी के गले से कोई अजीब ढंग की आवाजें निकल रही थी। उसे जाने कैसा भय सा लगा। पिता की बीमारी अच्छी हो जाए तो जान में जान आए। रात के अंतिम पहर में माँ ने अपू को जोर से धक्का दिया, जिस पर अपू जाग गया। अपू, ओ अपू, जल्दी से ऊपर जाकर हिंदुस्तानी बहू को तो बुला ला। अपू ने उठकर देखा कि पिताजी के गले से निकलने वाली आवाज़ और भी बढ़ गई है। ऊपर से सूर्य कुमारी के आने के थोड़ी देर बाद ही 4 बजे हरिहर के प्राण पखेरु उड़ गए।